हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ ऐसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसको प्रिपेयर करने के बाद आपके 5 मार्क्स कंफर्म्ड है। यानी फाइनल एग्जाम में अगर आपको ये 5 मार्क्स चाहिए ना, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केवल दो ही टॉपिक्स जो हम बताने वाले हैं वो प्रिपेयर करने हैं। वो दो टॉपिक कौन से हैं, उन दो टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारा कंप्लीट हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ नोट्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो, आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या 2019, आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन कंटेंट मैक्सिमम इसका सेम ही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो ओवरऑल आपको प्रिपेयर करने चाहिए। यानी अगर आप ये सारे चैप्टर्स, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर लेते हो, तब तो इस लेक्चर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई, इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने की बजाय हम जो दो टॉपिक बताने वाले हैं, अगर आप वो भी करके जाओगे ना, तो भी आपके 5 मार्क्स कंफर्म्ड हैं इस चैप्टर में से। चलिए, ये वो दो टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको प्रिपेयर करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। जो एक कंज्यूमर होता है उसके क्या राइट्स होते हैं, आपको पता है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो टोटल 6 राइट्स हैं। ये 6 के 6 राइट्स आपको अच्छे से करने हैं। एग्जाम में कोई भी आ सकता है। इसके अलावा एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें भी 8 to 9 पॉइंट्स हैं। तो एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक आपके पास है रिड्रेसल मशीनरी। यानी अगर किसी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसके पास क्या मशीनरी अवेलेबल है अपने केस को सॉल्व करवाने के लिए। आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और नेशनल फॉरम। ये 3 टायर मशीनरी है जिसके थ्रू एक कंज्यूमर अपनी रिड्रेसल करवा सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकता है। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और इसके साथ साथ एक कंज्यूमर के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, जैसे फॉल्टी प्रोडक्ट्स को मार्केट में से विड्रॉ करवा लेना, कस्टमर्स को कंपनसेट करने के लिए पेमेंट कर देना, लाइक दैट। जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं वो भी आपको अच्छे से करनी है। सो कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल मशीनरी एंड रेमेडीज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, ये दो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम में दो डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है डायरेक्ट फॉर्मेट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट फॉर्मेट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स, एक्सप्लेन एनी टू, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, एक्सप्लेन एनी 5, व्हाट इज द मशीनरी थ्रू विच अ कंज्यूमर मेक देमसेल्फ रिड्रेसल। वो कौन सी मशीनरी है जिसके थ्रू एक कंज्यूमर अपने आप को रिड्रेस करवा सकता है, अपने ग्रीवियंसेस को सॉल्व करवा सकता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा 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 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन रीड करो, आंसर दो, बात खत्म। लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इस चैप्टर में से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं। यानी आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है, आपको केस स्टडी दी जा सकती है, जिसको रीड करने के बाद आपको पता लगाना होगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको पता है किस तरह के आ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको आता ही है। अगर आंसर नहीं आता तो चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किए हैं ना, तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आए आपके लिए बहुत आसान होगा।
कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द क्वालिटी मार्क्स व्हिच अ कंज्यूमर शुड लुक फॉर व्हाइल परचेजिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि एक कंज्यूमर का राइट है कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही परचेज करने चाहिए, ये एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर को जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। सो अगर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज कर रहा है तो उसको ISI मार्क जरूर देखना चाहिए। अगर एक कंज्यूमर ज्वेलरी परचेज कर रहा है, गोल्ड ज्वेलरी, तो उसको हॉलमार्क का साइन सिंबल जरूर देखना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो तो एग मार्क, फूड प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो तो FPO मार्क, और अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसमें इको मार्क, जिसमें मटका सा बना होता है, इको मार्क। देन एक क्वेश्चन हमारे पास है, मिली went to a shopkeeper to buy vegetable oil. The shopkeeper forced her to buy a particular brand out of the various available brand. कोई भी शॉपकीपर हो, आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करो, लेकिन मिली जब प्रोडक्ट परचेज करने गई तो शॉपकीपर ने उसको फोर्स किया। बताओ यहां पर मिली का कौन सा राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, वायोलेट हुआ है? राइट टू चूज। कस्टमर के पास अपना राइट होता है ना कि वो अपना प्रोडक्ट खुद परचेज कर सकता है, खुद सिलेक्ट कर सकता है। यहां पर फोर्स किया गया, सो राइट टू चूज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा था कि राइट टू चूज एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, Ramesh purchased medicines without noticing a date of expiry. He did not obtain cash memo. Do you think Ramesh will able to protect himself by loss caused due to expired medicine? इसका आंसर होना चाहिए नहीं, वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कस्टमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने सारे राइट्स फॉलो करने हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, कस्टमर के पास एक राइट होता है ना कि उसको सारी जानकारी मिलनी चाहिए। तो शॉपकीपर ने तो अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी थी कि ये मेडिसिन एक्सपायरी है, लेकिन रामेश ने चेक नहीं की, तो ये उसकी गलती है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, यानी बिल जरूर लो, लेकिन रामेश ने तो बिल भी नहीं लिया, तो उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो इसलिए रामेश केस नहीं कर सकता, वो अपने लॉस से बाहर नहीं आ सकता। आपको प्रॉपर रीजन भी देना है, सिर्फ नो लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन भी देना है। Which consumer rights entitle the consumer to get relief in case of product or service fall short of his expectations? अगर प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलते तो कंज्यूमर के पास क्या राइट है? राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको उसके जो कमी पेशी है उसकी पूरी होनी चाहिए, उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ऐसे ही कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको एक केस दिया हो, उस केस को रीड करके आपको आंसर देने हो। जैसे आपको यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन तीनों का आंसर ये केस रीड करने के बाद आपको मिलेगा। सो ट्राई करते हैं, लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क जरूर देंगे। सो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, हरिशंकर परचेज्ड अ बुक ऑफ ₹250. Later on, he found that market price of book was 200 only and the shopkeeper had put a sticker of ₹250 on the original MRP. 200 रुपए वाली बुक के ऊपर स्टिकर चिपकाकर उसको 250 की बेच दिया और हरिशंकर ने उसको परचेज भी कर लिया। अब आपको बताना है which right of हरिशंकर is violated in the given case? Right to information, obviously. राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको छुपाया गया, सो राइट टू इंफॉर्मेशन यहां पर वायोलेट हुआ है। कैन ही रिकवर द एक्स्ट्रा मनी? सेकंड, ऑब्वियसली यस,
वो केस कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी के थ्रू अपने पैसे वापस ले सकता है। तीसरा, वॉट एवर वेदर एनी अनदर ऑप्शन इज अवेलेबल विद द बुक सेलर, क्या बुक सेलर के पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब पैसा लौटा सकता है, इसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन अवेलेबल है? आई थिंक जो बुक सेलर है वो उसको कंपनसेट कर सकता है इक्वल वैल्यू के लिए, यानी उसका किराया भाड़ा लगा होगा आने जाने में, तो उसके लिए भी कंपनसेट करना होगा, यानी 50 रुपीज तो देगा ही देगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या एक्स्ट्रा लॉस जो भी हरिशंकर को एक्स्ट्रा बियर करना पड़ा वो भी क्लेम किया जा सकता है। तो आंसर है यस, अनदर ऑप्शन अवेलेबल है बुक सेलर के पास। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ट्राई करते हैं। दिस वन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ओके, इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अमित went to purchase a fridge from a showroom having electrical appliances। एक शोरूम में गया जहां पर बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी बिक रहे थे, वहां पर अमित गया एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए। उसने वो रेफ्रिजरेटर 10,000 का परचेज किया। However, when he confirmed the price of the refrigerator from his friend and searched on the net, he found that the price of the refrigerator was 9,500। 500 का चूना लग गया अमित को, क्योंकि जब उसने करंट मार्केट प्राइस देखा तो करंट मार्केट प्राइस उस रेफ्रिजरेटर का 9,500 था। When he contacted with the showroom, मार्केट से प्राइस पता करने के बाद जब वो शोरूम के मालिक के पास दोबारा गया, he was told that the price of the fridge model was came down। तो शोरूम के मालिक ने कहा कि पहले ये रेफ्रिजरेटर 10,000 का था, अब इसका प्राइस कम हो चुका है। तो क्या हुआ, मैंने तो आपको 10,000 का बेचा, कैश मेमो में भी मैंने आपको 10,000 का बिल ही दिया, तो 10,000 का जब ये फ्रिज इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तब इसका प्राइस 10,000 था। अब 9,500 है, तो मैं क्या करूं, मैंने तो 10,000 का बेचना है, मैंने बेच दिया, सेलर ने इतना कहा। अब आपको क्या बताना है? नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक अमित शुड गेट हिज ₹500 बैक? क्या उसको 500 रुपए वापस मिलने चाहिए? बिल तो 10,000 का ही बना है, तो इसका आंसर होना चाहिए यस, उसको ये 500 रुपए हैं जो वापस मिलने चाहिए। क्यों? रीजन, क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड प्राइस 10,000 का था, करंट प्राइस तो 9,500 है ना, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा कैसे वसूल सकता है वो शोरूम वाला? नहीं वसूल सकता, तो वापस मिलेंगे। सेकंड, डू यू थिंक अमित हैज प्रूफ ऑफ परचेज? यस, उसके पास बिल है, चाहे 10,000 का बिल ही क्यों ना है, उसके पास प्रूफ तो है ना, कैश मेमो है। थर्ड, विच कंज्यूमर राइट ऑफ अमित हैज बीन वायलेटेड हियर? यहां पर जो अमित है उसका कौन सा राइट वायलेट किया गया है? राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। आई थिंक पहली तो उसको इंफॉर्मेशन मिली नहीं, सही से इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। दूसरा, शोरूम वाले ने मना कर दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो 10,000 ही वसूलेंगे, 500 रुपए वापस नहीं करेंगे। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको रिड्रेसल मशीनरी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया, कंज्यूमर राइट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी हमने डिस्कस किया। एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को रीड करके आपको बताना होगा कि यहां पर कौन सा कंज्यूमर राइट फॉलो किया गया है या फिर कौन सा कंज्यूमर राइट वायोलेट हुआ है। सिमिलरली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ रीड करके आपको पता लगाना होगा कि यहां पर कंज्यूमर ने कौन सा राइट फॉलो किया है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की है या फिर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर ने फॉलो नहीं की। तो पहले टॉपिक में से किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने बताया। सेकंड टॉपिक हमारे पास है रिड्रेसल मशीनरी एंड रेमेडीज अवेलेबल। अब रिड्रेसल मशीनरी और रेमेडीज अवेलेबल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नंबर 1, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको बताना होगा कि कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस रजिस्टर करवा सकता है। 3 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो क्वेश्चन रीड करके, पैराग्राफ रीड करके सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि कौन से कंज्यूमर कोर्ट में केस रजिस्टर करवाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे
क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे जहां पर केस रजिस्टर करवाया गया है वहां की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वहां पर कितने प्रेसिडेंट्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने वुमेन मेंबर्स होते हैं, वहां पर कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कैसे लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाए जाते हैं, कौन सी वैल्यू तक के प्राइजेस को वहां पर इंक्लूड किया जाता है, 20 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू हो तो कहां कहां केस रजिस्टर करवाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करते हैं। लास्ट में आपसे ना ये यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इन तीनों को आंसर करने के लिए आपको ये पूरा केस रीड करना पड़ेगा। ओके, सो केस में हमें कह रहे हैं इन अ कॉलोनी several people purchased a mosquito killing racket. ओके, मच्छर को मारने के लिए जो रैकेट आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रैकेट, उसको परचेज किया गया। द मेजोरिटी ऑफ रैकेट टर्न्ड यूजलेस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने के बाद वो सारा रैकेट्स खराब हो गए। रिशांक, who was one of the resident of the colony, decided to take the matter to the consumer court, but the resident were not united and he felt himself alone in the issue. रिशांक ने कहा चलो इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। रिशांक अकेला था जिसने आगे बढ़ के केस किया। द प्राइस ऑफ द रैकेट वाज 450। अच्छा, रैकेट का प्राइस सिर्फ 450 रुपए है। Meanwhile, one of the friend of Rishank, who was a journalist, reported about the incident in the daily newspaper. So, रिशांक के एक फ्रेंड ने इस केस को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। When the company learned about the situation, it decided to take a milestone step. कंपनी को जब इसके बारे में पता चला तो कंपनी ने कहा चलो हम कुछ करते हैं। The company decided to टेक बैक और रिपेयर ऑल दी फॉल्टी रैकेट्स। ओके, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम कस्टमर्स को रेमेडीज देते हैं, सारे रैकेट्स निकाल लेते हैं और कंपनसेट भी कर देते हैं। द होल स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट व्हेन अ टेक्नीशियन फ्रॉम द कंपनी टोल्ड द मैनेजमेंट दैट इन द इंस्ट्रक्शंस बुक प्रोवाइडेड विद द रैकेट इट वाज रिटन टू क्लीन द रैकेट विद स्पेसिफिक केयर आफ्टर एवरी 1 month। जब टेक्निकल टीम ने आके चेक किया कि ये रैकेट खराब क्यों हुए, तो टेक्निकल टीम को पता चला कि हर 1 महीने के बाद रैकेट को साफ करना चाहिए, लेकिन रेजिडेंट्स ने इसको साफ नहीं किया, जिसके कारण ये खराब हुए। केस स्टडी रीड करने के बाद अब 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने। नंबर 1, एट विच लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट कुड रिशांक अप्लाई फॉर द क्लेम। 450 रुपए का एक रैकेट है, यानी 20 लाख से कम का लॉस हुआ है, और अगर 20 लाख से कम का लॉस हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में ये केस रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो पहले का आंसर क्या है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम। सेकेंड क्वेश्चन, which consumer responsibility was not followed by the residents of रिशांस कॉलोनी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फॉलो नहीं की? उन्होंने मैनुअल्स रीड नहीं किए थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की थी। सो नॉट फॉलोइंग दी यूसेज इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है इसके बारे में जो रूल्स लिख रखे थे वो उन्होंने फॉलो ही नहीं किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तीसरा, विच कंज्यूमर राइट वाज हेल्प्ड प्रोटेक्टिंग बाय द कंपनी। कंज्यूमर का कौन सा राइट है जिसने कंपनी को प्रोटेक्शन दी? राइट टू इंफॉर्मेशन। कंपनी ने तो इंफॉर्मेशन दे दी थी ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, कस्टमर्स ने वो फॉलो नहीं की, सो राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही एक क्वेश्चन हमारे पास और है, और ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको करना क्या है, कस्टमर्स को कौन कौन से रेमेडीज दी जा सकती हैं वो आपको सजेस्ट करनी है। ये पूरा केस आपको दे रखा है, ये पूरा केस रीड करने के बाद आपको ऐसे 6 रेमेडीज प्रोवाइड करनी है जो कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। जैसे कस्टमर्स को कंपनसेट करना, जितना लॉस हुआ है
उतना कंपनसेट करना, या मार्केट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद कर देना, या फिर जितने फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में से विड्रॉ करवा लेना, लाइक दैट। ऐसे आपको 6 डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा ये केस रीड करने के बाद आपको ऐसे 2 वैल्यूज हाईलाइट करनी है जो यहां पर फॉलो की गई हैं। सो जैसे कि मैंने बताया 2 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों ही टॉपिक्स में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी लेक्चर के साथ बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी के नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए तो भी रिक्वेस्ट है, कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।